चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे द थ्री कैस्केट्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हमने देखा था कि प्रिंस ऑफ एरागॉन सिल्वर कैस्केट को चूज करते हैं और उसे ओपन करने वाले होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आखिर सिल्वर कैस्केट से क्या निकलता है और प्रिंस ऑफ एरागॉन की किस्मत उन्हें कहाँ लेकर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब वो उस कैस्केट को खोलता है तो उसमें से एक पिक्चर निकलता है। वो पिक्चर एक फुलेस्ट लुकिंग आदमी का था और उसके हाथ में एक मैसेज था। उस मैसेज पे लिखा हुआ था, ये सिल्वर का बॉक्स 7 बार फायर में चेक किया गया है। जिसके पास समझदारी होगी वो ही अच्छे से जजमेंट कर पाएगा और वो ही इस टेस्ट को पास कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे बेवकूफ लोग भी हैं जो आईने में अपना ही रिफ्लेक्शन देखकर उसे किस करते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो बस उसकी परछाई को ही देखकर रह जाते हैं। सीधे कहने का मतलब ये है कि वो कभी भी अपनी लाइफ में रियल हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बाहर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सिल्वर हेयर है और सिल्वर कॉइन्स भी हैं, लेकिन जो भी इस सिल्वर कैस्केट को चूज करेगा वो उतना ही बड़ा बेवकूफ है जितना बड़ा बेवकूफ मैं हूँ। सीधी भाषा में कहा जाए तो जो भी इस सिल्वर कैस्केट को चूज करता वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। उसे रियल वाली खुशी और वर्चुअल वाली खुशी में डिफरेंशिएट करना नहीं आता। वो वर्चुअल चीजों को देखकर ही खुश हो जाता है, उसे वास्तविक चीजों से कोई मतलब ही नहीं। इसे पढ़ने के बाद एरागॉन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो जब वहाँ से जाने लगता है तो वो खुद से कहता है कि जब वो यहाँ पे आया था तो उस वक्त उसके शोल्डर पर बस एक फुलिश हेड था, लेकिन अब जब वो यहाँ से जा रहा है तो उसके शोल्डर पर 2 फुलिश हेड हैं। एक तो उसका खुद का और दूसरा उस सिल्वर कैस्केट के अंदर पेंटिंग वाले का। वो पोर्शिया से प्रॉमिस करता है कि वो अपने गुस्से को शांत करेगा और फिर उसे गुड बाय कह के निकल जाता है। हालांकि उसे जाते हुए देखकर पोर्शिया बहुत खुश थी। पोर्शिया उसे मौत से कंपेयर करती है, जो जलते हुए कैंडल की फ्लेम को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसी फ्लेम में जलकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वो वहाँ आए सारे राजकुमारों को कनिंग फूल कहती है क्योंकि वो बड़ी ही आसानी से बेवकूफ बन जा रहे थे। उनके पास खाली हाथ लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद एक सर्वेंट पोर्शिया को वेनिस से एक यंग मैन के आने की खबर सुनाता है, लेकिन जो आदमी आया है वो इस स्वयंवर में भाग नहीं लेने वाला है, बल्कि उसके मास्टर भाग लेंगे। उन्होंने पोर्शिया के लिए ग्रीटिंग्स, बहुत सारे गिफ्ट्स और अपने बारे में थोड़े डिटेल्स भिजवाए थे। जो सर्वेंट था वो पोर्शिया से कहता है कि उसने आज तक ऐसा कोई राजकुमार नहीं देखा है। जो आदमी आया है वो अपने मास्टर को अप्रैल वार्म डे की स्वीटनेस से कंपेयर कर रहा है। कहने का मतलब ये है, जो वेनिस से राजकुमार आ रहे थे उनका जो सर्वेंट था वो अपने मास्टर की तारीफ में कहता है कि वो इतने अच्छे हैं जितनी अच्छी हमें अप्रैल में सूरज की गर्मी लगती है। ये सारी बातें सुनकर पोर्शिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने सर्वेंट से कहती है कि वो उस आदमी की तारीफ करना बंद करे और अपने सर्वेंट को चिढ़ाते हुए कहती है, कहीं वो आदमी तुम्हारा कजिन तो नहीं जिसकी तुम इतनी तारीफ किए जा रहे हो। पोर्शिया नेरिसा को भेजती है और कहती है कि देख कर आओ कौन से राजकुमार आए हुए हैं जिसकी इतनी तारीफ की जा रही है। नेरिसा जाती है और वो उम्मीद करती है कि वहाँ उसे बेसानियो मिल जाए। अब यहाँ पे एक्ट 3 दिखाया जा रहा है और इसमें सीन 2 को कवर किया गया है। ये भी पोर्शिया के घर के अंदर का ही सीन है। यहाँ पे बेसानियो, पोर्शिया, ग्रेटियानो, नेरिसा और बाकी के सर्वेंट्स मौजूद होते हैं। बेसानियो पोर्शिया से प्यार करता था और पोर्शिया भी उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो चाहती थी कि बेसानियो इस टास्क को अच्छे से कंप्लीट करे, वो यहाँ से हार कर ना लौटे। पोर्शिया बेसानियो से कहती है कि उन्हें 1 या 2 दिन का समय लेना चाहिए और अच्छे से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने गलत कैस्केट को चूज कर लिया तो पोर्शिया हमेशा के लिए उन्हें खो देगी। यहाँ तक कि पोर्शिया बेसानियो को अपने साथ 1 महीने तक रखने को भी रेडी हो जाती है कि वो अच्छे से सारी चीजों को समझ सके और फाइनली सही डिसीजन ले सके। पोर्शिया बेसानियो को सही कैस्केट के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर पोर्शिया ने ऐसा कुछ भी किया तो ये एक बहुत बड़ा पाप होगा और वो अपने द्वारा दी गई कसम को तोड़ देगी, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। पोर्शिया को पता होता है कि वो बहुत ज्यादा बोल रही होती है, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो बेसानियो को और भी ज्यादा लंबा वक्त दे सके, ताकि वो अपना डिसीजन एकदम सही तरीके से ले।
इसके बाद बेसानियो पोर्शिया से कहता है कि वो शांत हो जाए और उसे चूज करने दे। पोर्शिया की बातों को सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई टॉर्चर कर रहा हो। इसके बाद पोर्शिया बेसानियो को चूज करने देती है और बेसानियो से कहती है कि अगर वो उससे सच्चा प्यार करता होगा तो वो उसी कैस्केट को चूज करेगा जिसमें उसकी पिक्चर होगी। वो अपने सर्वेंट से म्यूजिक प्ले करने को कहती है ताकि अगर बेसानियो गलत चूज करे कि उसका एंड ऐसा हो जैसा कि एक मरते हुए स्वान का होता है। गाना खत्म होने के साथ स्वान भी मर जाता है। इस कंपैरिजन को अगर और बेटर तरीके से बताया जाए तो वो बेसानियो के गलत चूज करने के बाद इतना रोएगी कि पूरी नदी बहने लगे और वो उसमें डूबकर अपनी जान दे दे। बेसानियो तीनों कैस्केट्स को देखता है और सोचना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि ये कैस्केट्स के अपीयरेंस भ्रामक हो सकते हैं, यानी ये ऊपर से जैसे दिखते हैं अंदर से वैसे नहीं है। इस पूरी दुनिया को बस बाहरी दिखावे से ही चीट किया जा सकता है। एक न्याय की कोर्ट में अगर करप्शन को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रहा हो तो उस करप्शन को अगर कोई स्किलफुल तरीके से पेश करे तो वो करप्शन उस स्किलफुल रिप्रेजेंटेशन के नीचे दब जाती है, उसके पीछे वो छुप जाती है। ठीक उसी तरह जितनी भी इमोरल थिंग्स हैं उसके ऊपर एक अच्छाई का परत चढ़ा हुआ रहता है। बहुत सारे डरपोक लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक डिसलॉयल हर्ट होता है। वो भले ही ऊपर से खुद को हरक्यूल्स और मार्स की तरह दिखाएं, वे अंदर से डरपोक होते हैं। उन्हें बड़ी आसानी से डराया जा सकता है। हरक्यूल्स और मार्स को गॉड ऑफ वॉर माना जाता है। इसके बाद बेसानियो कहते हैं कि इवन ब्यूटी को भी कॉस्मेटिक्स के फॉर्म में नाप तोल कर खरीदा जा सकता है। ये कॉस्मेटिक्स किसी मिरेकल से कम नहीं होते हैं क्योंकि ये किसी भी औरत के नेचुरल अपीयरेंस को पूरी तरह से बदल सकता है। अपीयरेंस एक ऐसा किनारा है जो आपको एक डेंजरस ओशन की तरफ लेकर जाएगा। अगर एक लाइन में बोला जाए तो अपीयरेंस वो चीज़ है जो बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान को भी धोखा दे सकती है। इसीलिए बेसानियो डिसाइड करते हैं कि उन्हें गोल्ड के साथ तो कुछ भी नहीं करना है। ये तो एक ऐसा सॉलिड मेटल है जिसे मिडास भी नहीं खा सका था। आप लोगों ने बचपन में मिडास की कहानी सुनी होगी। वो जिस भी चीज़ को छूता था वो सोने का बन जाता था। नहीं देखी होगी तो आप लोग कभी देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। वो गोल्ड कैस्केट को छोड़ देता है। इसके बाद वो सिल्वर कैस्केट को भी चूज नहीं करता है। वो कहता है सिल्वर तो वो चीज़ है जो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते रहती है करेंसी के रूप में। पुराने टाइम पे सिल्वर कॉइन्स को करेंसी के रूप में यूज़ किया जाता था। वो एकदम सीधे साधे लीड को चूज़ करने का फैसला करता है। भले ही ऊपर से देखने में वो बहुत ज़्यादा डरावना लगता हो, उसके ऊपरी दिखावे में भले ही कुछ खास ना हो, लेकिन बेसानियो उसकी सिंप्लिसिटी देखकर उसे चूज़ करने का फैसला करता है। बेसानियो का डिसीजन सुनने के बाद पोर्शिया तो एकदम खुशी के मारे उछल पड़ती है। वो बड़ी ही खामोशी से खुद से कहती है कि देखो कैसे मेरे अंदर के सारे डाउट्स, सारे होपलेसनेस और सारा डर गायब होते जा रहा है। इसके बाद वो अपने आप को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि उसे थोड़ा लेस जॉयस होना चाहिए, कहीं खुशी के मारे वो बीमार न पड़ जाए। बेसानियो जैसे ही उस लीड कैस्केट को खोलता है तो उसके अंदर पोर्शिया की पोर्ट्रेट पाता है। वो पोर्शिया की पिक्चर देखकर एकदम खो सा जाता है। वो बस यही सोच रहा होता है कि कितनी ब्यूटीफुली आर्टिस्ट ने पोर्शिया की पेंटिंग बनाई है, एकदम रियल। लेकिन एट द सेम टाइम बेसानियो को ऐसा लगता है कि वो कितनी भी तारीफ क्यों न कर ले, उसके शब्द उस पोर्ट्रेट की खूबसूरती को बयान नहीं कर पाएंगे। और ये पोर्ट्रेट कितनी भी सुंदर क्यों न हो, ये पोर्शिया की खूबसूरती को निखार नहीं पाएंगे। इसके बाद वो उसी बॉक्स में एक मैसेज को पाता है और उस पे लिखा हुआ था, तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसमें लुक्स के आधार पर अपनी चॉइस नहीं बनाई। हैव बेटर लक। अब ये कैस्केट तुम्हारा है, ये पोर्ट्रेट तुम्हारी है और पोर्शिया भी तुम्हारी है। इसी में संतुष्ट रहो और ज़्यादा चीज़ों की ख्वाहिश मत करो। अगर तुम अपने फॉर्चून के साथ खुश हो तो अपनी लेडी की तरफ जाओ और एक लविंग किस के साथ उसे अपना बना लो। और इतना पढ़ने के बाद बेसानियो पोर्शिया से कहता है कि वो उसकी तरफ आएगा, उसे एक किस देगा और बदले में उससे एक किस लेगा। ऐसा इस नोट में लिखा हुआ है। वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहा। बेसानियो को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गेम खेला और उसे जीता, लेकिन उसे ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि उसने पोर्शिया को जीत लिया है। वो बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ा हुआ था। अभी उसके लिए जितनी तालियां बज रही है, जितनी उसकी वाहवाही हो रही है, उसका 3 गुना वाहवाही उसे क्यों न मिल जाए तब भी उसे यकीन नहीं होगा
जब तक पोर्शिया उसे खुद यकीन नहीं दिलाएगी, बेसानियो को इस बात पे यकीन नहीं हो पाएगा। पोर्शिया बेसानियो से कहती है कि अभी वो जैसी है, काश कि वो उसकी 20 टाइम्स बेटर हो पाती। पोर्शिया बेसानियो से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो बेसानियो से कहती है कि काश ऐसा हो पाता कि मैं अभी जितनी ब्यूटीफुल हूँ उसका 1000 टाइम्स और ब्यूटीफुल हो पाती। मैं अभी जितनी रिच हूँ उसका 10,000 टाइम्स और रिचर होती। वो सोचती है कि वो हर एक चीज़ में इतनी अच्छी हो जाए, चाहे वो उसका वर्च्यू हो, ब्यूटी हो, वेल्थ हो या फिर फ्रेंडशिप हो। वो हर एक चीज़ में इतनी अच्छी हो जाए कि बेसानियो सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचे। लेकिन इसके साथ ही वो ये सोचती है कि मुझे तो बेसानियो जैसा लड़का मिल रहा है, लेकिन इसे बदले में क्या मिल रहा है? एक इनएक्सपीरियंस्ड गर्ल जिसे कुछ भी नहीं आता। लेकिन फिर वो सोचती है कि अभी वो उतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है कि वो बाकी चीजों को सीख ना सके। बेसानियो की जीत के बाद से अब पोर्शिया और पोर्शिया की सारी धन दौलत बेसानियो की है। पोर्शिया बेसानियो को एक रिंग देते हुए अपनी सारी धन दौलत बेसानियो के हवाले कर देती है। वो बेसानियो को रिंग देते हुए कहती है कि वो कभी भी इस रिंग को खोए ना या फिर किसी और को ना दे। अगर बेसानियो ने ऐसा किया तो उनका प्यार तभी खत्म हो जाएगा और पोर्शिया को पूरा हक होगा कि वो बेसानियो से नफरत कर सके, उससे गुस्सा रह सके और उसे छोड़कर जा सके। बेसानियो पोर्शिया से कहता है कि उसने उसे स्पीचलेस बना दिया है, लेकिन उसकी नसों में जो खून दौड़ रहा है वो अब भी पोर्शिया से बातें कर रहा है। बेसानियो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड था। उसे अब भी नहीं यकीन हो रहा था कि वो पोर्शिया को जीत चुका है। उसे सारी चीज़ें एकदम मिक्स्ड लग रही थी। बेसानियो इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड था जितना कि एक प्रिंस के भाषण देने के बाद पूरी जनता आपस में कंफ्यूज रहती है और बातें करती है। सारी चीज़ें उसे मिली हुई दिखाई दे रही थी, एकदम उलझी उलझी। और वो उसी वक्त डिक्लेयर करता है कि जिस दिन वो उस रिंग को खो देगा उसी दिन वो अपनी आखिरी सांस लेगा। मतलब अगर रिंग कहीं गुम हुआ तो बेसानियो भी खत्म। अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है कि पोर्शिया उसे बिना रिंग का देख ले तो उसी दिन वो कॉन्फिडेंटली उसे बोल दे कि अब तुम मर चुके हो। इसके बाद नेरिसा पोर्शिया और बेसानियो को एड्रेस करती है। वो कहती है कि अब वक्त आ गया है जब लोग आप दोनों की खुशियों में खुश हो सके। और इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।